हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ एनर्जी की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बात करी थी हमने सेल्फ एनर्जी की। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर दो सिस्टम्स व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज कंटिन्यूअस। इससे पहले हमने बात करी थी पॉइंट मासेस का यदि कलेक्शन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैसे लिखते हैं। बट अब हम बात करने जा रहे हैं उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखने की जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। सो पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म होलो स्फीयर की। तो डेफिनेशन सेल्फ एनर्जी की क्या होगी? इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू interaction between the constituents of system when distribution of mass is continuous. तो सेल्फ एनर्जी जो है क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच इंटरेक्शन की, बट कब? जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस होता है। तो हम इसमें सिचुएशन पहले ही लेते हैं व्हेन यूनिफॉर्म होलो स्फीयर इज गिवन। तो यूनिफॉर्म होलो स्फीयर के केस में हम क्या करेंगे? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, तो या तो सिस्टम को इन्फिनिटी से लाके एलिमेंट्स ऑफ मासेस से सिस्टम को बिल्ड कर सकते हैं, और एक दूसरा मेथड क्या था कि हम हर जगह पोटेंशियल लिख के और dq से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करके उसको हाफ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन हाफ इंटीग्रेशन v dq। तो ये दो मेथड्स हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किए थे, और उन्हीं दोनों मेथड से यहाँ पे भी हम करते हैं, और रिजल्ट भी सेम आ जाएंगे। के क्यू की जगह बस माइनस जी एम डालना है आपको। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r जैसे इलेक्ट्रो में आता था, तो होलो स्फीयर में क्या आ जाएगा? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r आ जाएगा। ओके, तो स्टेप सेम है। पहला वाला मेथड जो है में हम सिस्टम को बिल्ड करते हैं और एम मास ला चुके हैं, डी एम मास को, और यदि लाएंगे तो डी यू क्या हो जाएगा? v इंटू डी एम हो जाएगा, और v क्या होगा? माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। सरफेस पे लाके डिपॉजिट कर रहे हैं, माइनस जी बाई आर बाहर आ जाएगा, एम डी एम का इंटीग्रेशन एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो दिस गिव्स अस माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। दूसरे मेथड की बात करें, जिसमें हम हाफ इंटीग्रेशन वीडीएम करते हैं, तो हर जगह पे जो पोटेंशियल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? माइनस जी एम बाई आर लिखेंगे।
और ये माइनस जी एम बाई 2r इंटीग्रेशन डी एम बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन 2r। ये हुई बात होलो स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर का भी इसी तरह से आप कर सकते हो, मैं केवल रिजल्ट लिख रहा हूं और आपको डिराइव करके खुद को देखना चाहिए। फॉर अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, u माइनस 3gm स्क्वायर अपॉन 5r सेल्फ एनर्जी। ओके, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट जब इन्फिनिटी से आके एक स्फीयर फॉर्म करते हैं तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ओके, या यूं भी कह सकते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी टू डिसअसेंबल इसके जो यूनिफॉर्म स्फीयर के सारे मास एलिमेंट्स हैं, इनको अलग अलग करके इन्फिनिटी पर ले जाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी वो 3gm स्क्वायर अपॉन 5r के बराबर होगी। ओके, ये हमने बात करी सेल्फ एनर्जी की। दूसरी हम बात करते हैं, एक प्रॉब्लम होती है ग्रेविटेशनल प्रेशर की। क्या होता है कि हम एक प्लैनेट कंसिडर करें तो हमने ये तो देखा था कि जी कैसे सरफेस तक सेंटर से आने में जी वेरी करता है और हर एलिमेंट पे सेंटर की तरफ जो है फोर्स लगता है। उससे क्या होता है कि अंदर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है और हम उसी प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं आर दूरी पर ग्रेविटेशनल प्रेशर कितना होगा टू फाइंड P gravitational pressure P as a function of R। अब इसको निकालने के लिए हमें गिवन क्या है, अज्यूम कर लेते हैं कि हमें m मास का यूनिफॉर्म स्फीयर r रेडियस का गिवन है। ओके, तो डेंसिटी जो है वो तो क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्फीयर है तो m अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये तो डेंसिटी हो जाएगी। अब ये सोचना चाहिए हमें कि भाई कोई भी एक एलिमेंट है डी ए, उसका एरिया मान लेते हैं ये वाला, और डी आर उसकी थिकनेस मान लेते हैं। तो छोटा सा एलिमेंट है तो उसका डीएम जो है वो क्या हो जाएगा, रो डीवी, और डीवी क्या लिख सकते हैं, डी ए डी आर। इसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा टुवर्ड्स सेंटर वो इसके इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, आर दूरी पे जो प्रेशर है आर प्लस डी आर में जो प्रेशर है उनसे लगने वाले फोर्सेस से बैलेंस होगा फॉर इट्स इक्विलिब्रियम। तो आर दूरी पे अपन पी आर लिख देते हैं, आर प्लस डी आर दूरी पे पी आर प्लस डी आर लिख देते हैं। तो उससे इस पे नॉर्मल रिएक्शन अराइज होंगे, अंदर और बाहर के एलिमेंट जो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो कैसे लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया से। ओके, तो केवल उस एलिमेंट को जो है मैं ड्रॉ करके ये डीएम जी हो गया, ये पी एट आर इंटू डी ए हो गया, और ये पी एट आर प्लस डी आर इंटू डी ए हो गया। ओके, अब इसका इक्विलिब्रियम करना है अपने को। तो इक्विलिब्रियम होगा तो क्या बनेगा, पी एट आर प्लस डी आर इंटू डी ए प्लस डी एम जी इक्वल टू पी एट आर इंटू डी ए। ये इसकी इक्विलिब्रियम की इक्वेशन हो गई। डीएम की वैल्यू डालेंगे हम रो
डी ए डी आर, तो डी ए कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, पी एट आर प्लस डी आर माइनस पी एट आर इज इक्वल टू माइनस रो डी ए जी। ओके, अब ये सोचें कि ये डीपी लिखा जा सकता है, डी ए तो कैंसिल हो गया, सो इसको हम लिख सकते हैं रो जी इंटू डी आर, ये डीपी बन जाएगा। जी का हमें फंक्शन लिखना चाहिए, कैसे, 4/3 पाई जी रो आर, जी एम आर अपन आर क्यूब था, उसमें हमको रो इंटू वी डाल देंगे तो 4/3 पाई जी रो आर बन जाएगा। ओके, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, बट कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें। हमारे को यहां पर यह पता है कि सरफेस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेट सेंटर से आर तक करने के बजाय आर से कैपिटल आर तक करना चाहिए, क्योंकि सेंटर पे प्रेशर हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, यदि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस कांस्टेंट लगाएंगे और पी एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पे प्रेशर को 0 करेंगे। अदरवाइज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, फ्रॉम पी टू 0 एंड आर वेरिंग फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो यदि लिमिट्स लगानी है तो इस तरह से लगाएं। ओके, तो लिमिट्स लगाएंगे तो क्या आएगा, पी एट आर इक्वल टू 4/3 पाई जी रो स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 2। ओके, हमें इसमें रो की वैल्यू डाल देनी चाहिए। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/8, क्योंकि एक 2 यहाँ पर है और एक 4 पाई बच गया था, और मिलेगा जी एम स्क्वायर पाई आर की पावर 6 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यदि हम एट आर इक्वल टू 0 माने तो सेंटर पे प्रेशर क्या हो जाएगा, पी एट सेंटर 3 जी एम स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर की पावर 4। ओके, तो ये हमने ग्रेविटेशनल प्रेशर निकाला कहां पर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे। ओके, अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं रोडो की 1.227। इसमें हमें दिया हुआ है कि एक सैटेलाइट जो है मून के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, उसके ऑर्बिट की रेडियस मून की रेडियस का ईटा टाइम्स दी हुई है, और सैटेलाइट का मास जो है स्मॉल एम है। इसमें दिया हुआ है कि एक ऑर्बिट करने के दौरान जो है द सैटेलाइट एक्सपीरियंसेस
अ कॉस्मिक डस्ट रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से ड्रैग अराइज होता है और सैटेलाइट जो है एनर्जी लूज करने लगता है। तो उस ड्रैग फोर्स का फंक्शन दिया हुआ है अल्फा वी स्क्वायर। अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट और ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी के ऑपोजिट होगी। तो ये ड्रैग फोर्स वो सैटेलाइट एक्सपीरियंस करने लगता है, उससे क्या होता है, सैटेलाइट मून सिस्टम की एनर्जी कम होने लग जाती है। और ये पूछा है कि जब वो सैटेलाइट अपनी एनर्जी लूज करेगा, उसके ऑर्बिट की रेडियस कम होने लग जाएगी, तो हमें पता लगाना है टाइम आफ्टर विच इट फॉल्स ऑन द मून सरफेस। टू फाइंड टाइम आफ्टर विच the satellite falls on moon surface। अर्थ की बात इसलिए नहीं दे रखी है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और यहाँ पर मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्मॉल रेजिस्टेंस फोर्स जो है के साथ हम काम कर सकते हैं। तो ये चीज जो है अर्थ के साथ हम जिस तरह से डील कर रहे हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल रेजिस्टेंस फोर्स जो है उसका वजह से क्या होगा, ये एनर्जी जो है स्लोली लूज करेगा, और स्लोली लूज करेगा तो ये जब स्पाइरली मूव करता हुआ मून की सरफेस पे गिरेगा तो कई जो है चक्कर वो लगा चुका होगा। इस प्रोसेस में क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं कि जब वो स्पाइरल करता हुआ बहुत हमारे चक्कर लगाते हुए मून पे गिरेगा तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, रेडियस कंटिन्यूअसली कम होती जाएगी। हम किसी भी इंस्टेंट में क्या मान सकते हैं कि इसकी जो रेडियस आर है वो नियरली सर्कुलर एज एन अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं। तो उसकी रेडियस स्मॉल आर इंस्टेंटेनियस होने पे स्पीड v जो है हम सर्कुलर मोशन से लिख पाएंगे। दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता यदि रेजिस्टेंस फोर्स लार्ज होता। तो हमें यहाँ पर स्मॉल रेजिस्टेंस फोर्स में क्या अप्रोक्सीमेशन करना है कि व्हाइल इट स्पाइरल्स इनवर्ड्स, जब ये बहुत सारे चक्कर लगाने के बाद मून पे गिरेगा तो किसी डिस्टेंस r पे इसकी स्पीड हम क्या मान सकते हैं, नियरली √gm/r। तो ये जो स्पाइरल पाथ में इसकी स्पीड लिखने में हमारा अप्रोक्सीमेशन है, ये हमारे क्या काम आएगा वो देखो कि हम इसका जब सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं टाइम के लिए, तो इसकी ऑर्बिट की रेडियस जो है हमें ईटा आर से कैपिटल आर तक बदलनी है। तो हमारा जो ई का एक्सप्रेशन होता है टोटल एनर्जी का मून सैटेलाइट सिस्टम का, वो भी हम सर्कुलर ऑर्बिट का जो होता है उससे लिख सकते हैं। किसी भी इंस्टेंट पर जब वो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में है तो ई का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली -gma/2r। और इस ई से अपने को क्या करना चाहिए, पावर निकालनी चाहिए, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स की डिलीवर्ड पावर जो इस सिस्टम के टोटल एनर्जी के रेट ऑफ चेंज के बराबर हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ा है हमने कि जब कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उससे क्या होता है, सिस्टम की टोटल एनर्जी चेंज होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का है वो इस मून सैटेलाइट सिस्टम की टोटल एनर्जी को चेंज करेगा। तो हमने d/dt जो लिखा है ये पावर एक्सटर्नल फोर्स की है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स की पावर है, वो किसके बराबर होगी, F.V के बराबर। ओके, तो थीटा यहाँ पे क्या है, इसकी डिलीवर्ड पावर नेगेटिव होने की वजह क्या होगी, फोर्स और वेलोसिटी में एंगल का 180 डिग्री होना। तो अल्फा वी स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया इंटू वी इंटू कॉस 180 डिग्री, उससे ये माइनस हो जाएगा। अब जो है आपको थोड़ा सिचुएशन क्लियर हो रही होगी। यहाँ हम d/dt के जब करेंगे तो चेन रूल लगा के इसे d/dr इंटू dr/dt कर देंगे। ओके, तो
माइनस GMM/2, 1/r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/r² इंटू dr/dt। अब यहाँ से काफी जो है हम कुछ चीजें दिखने लग गई है कि dr और dt का एक्सप्रेशन है जिससे हम टाइम निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, वेरिएबल्स को सेपरेट करना पड़ेगा और r की हमें लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो यहाँ से अब v की वैल्यू हमें डालना बाकी रह गया, v की वैल्यू √gm/r डाल देंगे। अल्फा v क्यू है, अभी हमें r को और इधर ले जाना पड़ेगा, ये r की पावर 3/2 है तो ये बन जाएगा dr/√r। ये gm की पावर 3/2 है, ये gm है, ओके। तो यहाँ बच जाएगा √gm, ओके। और एक m जो है यहाँ लिख देते हैं, और ओके इसमें अब अपन इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट्स क्या लगेगी r की, ईटा r से r तक और टाइम 0 से t, ओके। तो 1/√r का 2√r होता है, 2 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट्स हम जब लगाएंगे तो एक माइनस साइन से क्या बन जाएगा, ये √ईटा -1/√r, ओके। और इधर क्या मिल रहा है हमें, अल्फा √gm/m/t, माइनस से हमने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे gm को हम क्या लिख सकते हैं, gr² लिख सकते हैं, g = gm/r²। मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा √gr²। एक r कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा t = √ईटा -1 m/α√gr, ओके। तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या निकाला, इस सैटेलाइट का टाइम निकाला इन विच इट फॉल्स ऑन द मून सरफेस। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें यह है कि रेजिस्टेंस फोर्स के अंदर हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि जब बॉडी पे कोई रेजिस्टेंस फोर्स लगता है तो उसकी स्पीड कम होती है, मगर यहाँ इस केस में जो है आप देख रहे हो कि जब वो मून के पास आ रहा है तो आर की वैल्यू कम हो रही है तो स्पीड बढ़ रही है। उसकी वजह आपको ये समझनी चाहिए कि यहाँ पर सैटेलाइट को अपन सेपरेटली सोचे, मून सैटेलाइट सिस्टम के बजाय, तो सैटेलाइट पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं और उसमें ग्रेविटी का मून का एक्सटर्नल फोर्स भी शामिल होगा। तो जहाँ रेजिस्टेंस फोर्स का नेगेटिव वर्क है वहाँ मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का पॉजिटिव वर्क है। तो यदि इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हम केवल रेजिस्टेंस फोर्स से उसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो क्योंकि इसकी ऊपर ग्रेविटी के फोर्स का वर्क भी हो रहा है एंड दैट इज पॉजिटिव, इसलिए जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है, ओके। तो ये हुआ कि जब इस तरह से स्पाइरल करता हुआ अंदर आता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती है और टोटल एनर्जी कम होती है, ओके। ये बात हमने करी एक सैटेलाइट की जो कॉस्मिक डस्ट का एक्सपीरियंस कर रहा है।
नेक्स्ट हम आते हैं केप्लर्स लॉ। आपको पता है कि केप्लर का जो वर्क था वो क्रोनोलॉजिकली सोचें अपन तो न्यूटन के पहले का था। ओके, शुरू में हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी मैंने बताई थी, तो उसमें बताया था कि किस तरह केप्लर ने जो है टाइको ब्राहे के डेटा को अरेंज करके लॉस फॉर्मुलेट किए थे। और यही केप्लर के वर्क पे न्यूटन ने जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का मैथमेटिकल बेसिस दिया था कि हाउ कैन वी obtain Newton's law from this assumption that masses attract each other with gravitational force। तो वो जो मैथमेटिकल बेसिस न्यूटन ने दिया था वो इनके किसके वर्क पे बेस्ड था? केप्लर का जो ऑब्जर्वेशन से उसने जो लॉस फॉर्मुलेट किए थे उसका मैथमेटिकल बेसिस बाद में न्यूटन ने इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में प्रोवाइड किया था। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि हाउ वी हैव कम टू दिस नॉलेज। पहले जो है ऑब्जर्वेशन किए गए टाइको ब्राहे के द्वारा, उस ऑब्जर्वेशन को में कलेक्टेड डेटा को केप्लर ने अरेंज किया और कुछ उस डेटा को देखकर जो लॉज उसने फॉर्मुलेट किए उसका मैथमेटिकल बेसिस जो है एक हाइपोथेसिस करके इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में न्यूटन ने प्रपोज किया। तो केप्लर के 3 लॉज में फर्स्ट लॉ है ये फॉर प्लैनेटरी मोशन हम बात करें। न्यूटन का ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये भी था कि उसने ये जो प्लैनेट्स के मोशन के बारे में केप्लर्स लॉ थे वो एक यूनिवर्सल लॉ के रूप में जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था वो प्रपोज करके उसने ये बताया कि जो प्लैनेट्स का मोशन है वही अर्थ के ऊपर भी होल्ड करता है और उसमें एक यूनिवर्सल नेचर है। तो लॉज आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये जो ग्रैंड सिंथेसिस थी ये न्यूटन का बड़ा अचीवमेंट था। इस तरह की चीज जो है बाद में सिंथेसिस की मैक्सवेल ने करी थी और बाद में फिर आइंस्टाइन ने करी थी। तो ये न्यूटन, मैक्सवेल और आइंस्टाइन ये ग्रेट साइंटिस्ट इसीलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके वर्क में एक कॉन्सेप्ट्स को मिला के जो है एक हमें आइडियाज ऐसे दिए जिसमें यूनिवर्सल जो है सिंथेसिस था कि डिफरेंट आइडियाज का। जैसे मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को सिंथेसाइज किया कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक वन सिंगल फोर्स से एक्सप्लेन हो सकता है, दोनों जो डिफरेंट फोर्सेस हुआ करते थे। और आइंस्टाइन ने जो है फिर बाद में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी उसमें जो है टाइम एंड स्पेस का जो बारे में जो आइडियाज थे वो न्यू वे में प्रेजेंट किए कि टाइम एंड स्पेस इज नॉट एब्सोल्यूट, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। तो ये जो इन ग्रेट साइंटिस्ट के वर्क हैं वो हमारे आज की जो साइंटिफिक नॉलेज है उसका एक बेसिस है। तो प्लैनेटरी मोशन का फर्स्ट लॉ यह है ऑल प्लैनेट्स मूव इन elliptical orbits with sun at one of its focus। थोड़ा एलिप्स का आइडिया होना चाहिए कि एलिप्स में जो है 2 फोकस होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन मेजर एक्सिस होती है और परपेंडिकुलर उसका माइनर एक्सिस होती है। ओके, दिस इज मेजर एक्सिस and this is minor axis। ये फोकस है, 2 फोकस होता है। सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स जिसमें फोकस कोइंसाइड हो जाता है। और ये भी आपको पता होगा कि फोकस से मिलाएं अपन दोनों फोकस से तो दूरी जो है का सम जो है इस इलिप्स पे कांस्टेंट होता है। जैसे कि वेव ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा था कि डिस्टेंस का डिफरेंस यदि कांस्टेंट हो तो उसका लोकस जो है हाइपरबोला होता है।
वैसे ही जो है दोनों फोकस से दूरी का सम कांस्टेंट होता है तो उसका लोकस इलिप्स होता है। सेकंड हम लॉ पे आते हैं, विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ एरिया। ये लॉ ऑफ एरिया क्या है कि जब कोई प्लैनेट का रेडियस वेक्टर जो है को हम चेंज होते हुए देखते हैं प्लैनेट की पोजीशन के साथ, तो हम ये मान सकते हैं कि एक एरिया स्वीप कर रहा है। तो द रेडियस वेक्टर स्वीप्स एरिया, जिसके रेट को हम बोल सकते हैं डीए बाय डी, इसको कहता है एरियल वेलोसिटी। एरिया के स्वीप करने की रेट मीटर स्क्वायर पर सेकंड में क्या हो जाएगी, एरियल वेलोसिटी। तो एरिया का लॉ इसी बारे में है कि ये जो डी ए बाई डी टी होता है ये कांस्टेंट होता है। प्लैनेट का रेडियस वेक्टर जो है वो जो एरिया स्वीप करता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेट से करता है। मतलब द रेडियस वेक्टर ऑफ द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। The radius vector of planet sweep equal area in equal interval of time. सर्कुलर मोशन में तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि भाई आर वेक्टर जो है जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो थीटा क्योंकि कांस्टेंट रेट से टर्न होता है इसलिए एरिया भी जो स्वीप होगा वो कांस्टेंट रेट से हो जाएगा। तो सर्कुलर ऑर्बिट में तो ये समझना मुश्किल नहीं है, ये ऑब्वियस है। बट इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है कि जब प्लैनेट सन के पास होता है तो स्पीड ज्यादा होती है और प्लैनेट जब सन से दूर हो जाएगा तो क्योंकि ये आर ज्यादा हो गया इसलिए एरिया बराबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, स्पीड को कम होना पड़ेगा। ये वाला अमाउंट कम होगा यदि ये बढ़ जाएगा तो, क्योंकि ये दोनों एरिया को यदि इक्वल होना है तो दिस शुड बी मोर देन दिस। तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी यहाँ पे स्पीड के मुकाबले। ओके, तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि प्लैनेट जब सन के पास होगा तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी और प्लैनेट जब सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड कम होगी। तो यदि हम इन दोनों एक्सट्रीम्स में बात करें मेजर एक्सिस की, जहां पे आर के परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी और मेजर एक्सिस के इधर दूसरे एंड पे जब वो फर्दर डिस्टेंस पे होगा सन से तो उसकी स्पीड मिनिमम होगी। इसको हम ऑब्टेन भी कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन से। वी कैन गेट दिस बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि यदि आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना हो आर और बी वेक्टर में बीच में एंगल से, एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, वी के आर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से। एंगुलर मोमेंटम बनता है एम वी आर साइन थीटा। अब इसका जो एरिया के स्वीप करने की रेट है रेडियस वेक्टर की, वो एंगुलर मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है वो अपन देखते हैं। इसका जो एरिया है वो हम लिख सकते हैं आर हाफ आर इंटू डी एस परपेंडिकुलर, और डी एस परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एस साइन थीटा।
और ds को हम लिख सकते हैं v dt। तो इससे dA by dt क्या बन जाएगा, RV sin थीटा बाय 2। इसको यदि m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें प्लैनेट के मास से, तो ये बन जाएगा L/2m। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ऑफ प्लैनेट अराउंड सन। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि प्लैनेट का जो है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सन की तरफ डायरेक्टेड है, और किसी पॉइंट की तरफ जब फोर्स डायरेक्टेड होता है तो उसका टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाता है। तो आपने पढ़ा है ये रोटेशन में कि यदि बॉडी पे एक्ट होने वाले फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट रहता है। तो ऑर्बिट में एक्ट होने वाला फोर्स का टॉर्क 0 होने से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, प्लैनेट का मास कांस्टेंट है, इसलिए ऑर्बिट में क्या होगा, ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो रेडियस वेक्टर जो स्वीप करने की रेट है, एरिया स्वीप करने की रेट, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये जो है केपलर का सेकंड लॉ है। और थर्ड लॉ पे हम आते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। प्लैनेट्स के टाइम पीरियड का बारे में ये लॉ है डिफरेंट प्लैनेट्स के, और वो ये है कि भाई जो स्क्वायर होते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स के टाइम पीरियड का, वो प्रोपोर्शनल होते हैं उनके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। हियर ए इज सेमी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस का आधा। तो मेजर एक्सिस को हम लिख सकते हैं आर मिन जिसे पेरिजी बोलते हैं, और आर मैक्स जिसे अपोजी बोलते हैं। दिस इज पेरिजी एंड दिस इज अपोजी। तो ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर मिन प्लस आर मैक्स बाय 2। इसको वर्ड्स में भी लिखना हो, squares of time period for different planets is proportional to cubes of their semi-major axis. T square proportional to a cube। तो ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में टाइम पीरियड है, वो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो है जो सर्कुलर ऑर्बिट का होता है 2 पाई r की पावर 3/2, उसमें r को a से रिप्लेस कर दो और ये m मास ऑफ सन है। ओके, 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gm। तो आप यहां से देख रहे हो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब आ रहा है, और ये सिमिलर टू सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट। उसमें क्या हुआ करता था, टी इज इक्वल टू 2 पाई r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट gm। यानी एक और सिमिलरिटी जो है सर्कुलर ऑर्बिट में सैटेलाइट से होती है, और वो होती है टोटल एनर्जी में। इवन टोटल एनर्जी
माइनस जी एम अपॉन 2a लिख सकते हैं फॉर सन प्लैनेट सिस्टम। तो ये जो दो मैंने बातें बताई आपको विदाउट प्रूफ बताई है, आप इसको वैसे प्रूव कर सकते हो चाहो तो। माइनस जी एम अपॉन 2a टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है ये, और ये मैं एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूं। ओके, करना क्या पड़ेगा हमें इसको प्रूव करने के लिए, आर मिन आर मैक्स पे दोनों पॉइंट्स पे क्या लिखना पड़ेगा, एक तो टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन और दूसरा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो इसको प्रूव, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी एंड एंगुलर momentum of planet at perigee and apogee। तो पेरिजी और अपोजी पे क्या करना है, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है, और उससे क्या आ जाएगा, क्या प्रूव कर पाओगे, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट अर्थ सिस्टम कितनी होती है, माइनस जी अपॉन 2a के बराबर होती है। ये भी सर्कुलर ऑर्बिट से मिलता जुलता है, आर को आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, सेमी मेजर एक्सिस से, जो कि किसके बराबर होता है, आर मिन प्लस आर मैक्स बाय 2 के बराबर। ओके, इसमें अब हम बात करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। शेप ऑफ ऑर्बिट अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी तक हमने केवल यही देखा है कि दो तरह की ऑर्बिट्स हो सकती है, कि सर्कुलर ऑर्बिट और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट, दोनों में आपने टोटल एनर्जी नेगेटिव देखी थी। और एक बात हमने ये भी करी थी कि एस्केप वेलोसिटी भी हो सकती है √2gm/r, जिसमें टोटल एनर्जी हम 0 कर देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है तो उसके ऑर्बिट की शेप क्या होगी। तो हम 3 केसेस लेते हैं, एक टोटल एनर्जी जब पॉजिटिव हो, एक टोटल एनर्जी जब 0 हो, और एक टोटल एनर्जी जब नेगेटिव हो। इसका वैसे मैथमेटिकल डेरिवेशन है, बट वो जी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं केवल रिजल्ट की बात कर रहा हूं। इन 3 केसेस टोटल एनर्जी का जब नेगेटिव है, जब 0 है, और जब पॉजिटिव है। तो नेगेटिव होगी तो ऑर्बिट बाउंड होती है, और जब 0 या पॉजिटिव होती है तो अनबाउंड होती है। अनबाउंड का मतलब होता है कि वो वापस नहीं आती है। बाउंड ऑर्बिट जो होगी वो या तो सर्कुलर होगी, यहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम L 0 नहीं है, मतलब वेलोसिटी उसकी रेडियली नहीं है, वेलोसिटी उसकी कैसी है, आर के डायरेक्शन में, या आर के अपोजिट नहीं है। तो या तो ऑर्बिट सर्कुलर होगी या इलिप्टिकल होगी। यदि आर के डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी तो मोशन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा। नोट, मोशन इज स्ट्रेट लाइन व्हेन L is 0। एंगुलर मोमेंटम यदि 0 हुआ तो बॉडी कैसे मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम अंदर रहेगा तो आर के अलों में मूव करती जाएगी। तो ऑर्बिट जो है स्ट्रेट लाइन के अलावा और क्या हो सकती है, उसकी अब हम बात कर रहे हैं। टोटल एनर्जी 0 हो जाती है तो ऑर्बिट की शेप होती है पैराबोला, और जब टोटल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो हाइपरबोला होती है।
ओके। वेलोसिटी की हम बात करें तो इस वाले केस में एस्केप वेलोसिटी और इस वाले केस में एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी, और इसमें v क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी से कम होगा। ओके। अब हम बात करते हैं, इसको एक डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें। ये जैसे प्लैनेट है और ये सैटेलाइट है, या सन या प्लैनेट भी हो सकता है। तो एक केस तो हुआ सर्कुलर ऑर्बिट का, जिसमें v क्या हो जाएगा, √gm/r हो जाएगा, और वेलोसिटी r के परपेंडिकुलर होगी। इसी वेलोसिटी को यदि हम √gm/r से कम कर देंगे तो वो ऑर्बिट एलिप्टिकल हो जाएगी, और वेलोसिटी को √gm/r से ज्यादा कर देंगे तो भी एलिप्टिकल हो जाएगी। तो ये वाला केस है व्हेन v इज लेस देन √gm/r, और ये वाला केस है व्हेन v इज मोर देन √gm/r बट लेस देन √2gm/r। ओके, ये तो हुआ बाउंड ऑर्बिट का केस। आरवी के परपेंडिकुलर होने पर ये केसेस पॉसिबल हैं। दोनों में आप देख रहे हो कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। करंट डिस्टेंस केस में अपोजी हो गई और वो पास जाएगा प्लैनेट के, और इसमें करंट डिस्टेंस इसमें क्या हो गई, पेरिजी हो गई और वो दूर जाएगा प्लैनेट से। ओके, नाउ दो केस इसमें बाकी रह गए, कौन से, एक तो इक्वल टू √2gm/r एस्केप वेलोसिटी के बराबर वाला, जिसमें क्या होगी, ऑर्बिट की शेप पैराबोला होगा। ओके, और यदि हम बात करें वेलोसिटी से ज्यादा हो, v मोर देन √2gm/r, तो ये हाइपरबोला हो जाता है। दोनों केस में वो वापस नहीं आता है। ओके, तो ये जो केसेस हैं आर के परपेंडिकुलर है, इन केसेस में एंगल मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट जब वो आगे जाएगा तो आर और वी में एंगल जो 90 है मिनिमम डिस्टेंस पर, वो 90 से डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो इस पे सवाल बन जाते हैं। सवाल आपको जब दिए जाएंगे तो आपको बस क्या करना है, एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। जब भी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, इसमें से किसी भी ऑर्बिट पे सवाल हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोशन के दौरान क्या होगा, एनर्जी और टोटल एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन रहेगा। जैसे हमें एक एग्जांपल लूँ कि भाई इसमें आपको वेलोसिटी बढ़ा दी और आपसे पूछा भाई वो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा, तो मैक्सिमम कितनी दूरी तक जाएगा, तो अभी यदि आपको बढ़ी हुई वेलोसिटी पता है और डिस्टेंस पता है, तो ये आप एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करके यहाँ की वेलोसिटी और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दो अननोन। ओके, तो इस पे सवाल जब भी आपको दिए जाए जिसमें कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, तो आपको क्या करना है, एनर्जी का, टोटल एनर्जी का और एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करना है। ओके।